हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैंने कुछ 3 लाइंस लिखे हैं। उसमें से ब्रॉडली अगर मैं बताऊं तो मेन जो प्रॉब्लम जिसके ऊपर आज की ये पूरी वीडियो है वो है कि पीएसआर में स्कोर कम क्यों आ रहा है, क्यों हम 230 से लेके 260 के रेंज में ही स्टक है, उसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करें, रिजॉल्व करें। पिछले कुछ टाइम से मैंने कई एस्पायरेंट्स के साथ बात की, कई एस्पायरेंट्स के आंसर्स मैंने चेक किए, इवैल्यूएट किए, कई एस्पायरेंट्स के मैंने आंसर्स पढ़े, उनके साथ डिस्कस भी किए उनके आंसर्स। फ्रॉम अ बिगिनर टू द रैंक इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट, हर तरीके के कैंडिडेट से मैंने बात की। एंड आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी कैंडिडेट्स लाइक जिन्होंने 2 मेंस दिए हैं, 3 मेंस दिए हैं, कंसिस्टेंटली 3 बार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीएसआर में एक स्कोर रेंज के बियॉन्ड जा नहीं पा रहे हैं। और लगभग सभी लोगों का ये कंसर्न है कि सर 230 से 260 इसी रेंज में हम स्टक है। इनफैक्ट इससे भी कुछ लोगों के कम स्कोर है। मैंने आज सुबह भी कुछ लोगों की मार्कशीट देखी, और इसके बियॉन्ड जाने के लिए क्या करना चाहिए। इनमें से सभी लोगों का सवाल एक ही है कि सर पीएसआर में स्कोर इंप्रूव कैसे करें। मेनी पीपल आर रियली गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल दी ऑप्शंस की उन्होंने सब करके देखा। उन्हें लगता है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज भी की, उन्होंने प्रैक्टिस भी की, उन्होंने हर तरीके के नोट्स भी पढ़े, सब चीज़ें करके देखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि इम्प्रूव कैसे करें स्कोर को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो को पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आज का हमारा प्रॉब्लम ये है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं, पूरे पीएसआर यूपीएससी फ्रेटर्निटी का ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं पीएसआर में स्कोर तो कम आ रहा है, और इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या वो एलिमेंट्स और क्या वो कंपोनेंट्स है जिस पर काम करके हम अपने पीएसआर का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हर प्रॉब्लम के पीछे के कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं बिना ये समझे कि उसके पीछे के रीजंस क्या है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, अभी 2 मेंस 3 मेंस लगातार देने के बाद उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उस स्कोर रेंज में ही वो स्टक है, और उसके वजह से वो एक अच्छी रैंक नहीं ले पा रहे हैं या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट ही डू इज ही कीप ऑन विजिटिंग डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट पीपल, एंड ही जस्ट से कि सर ये मेरा 3 साल का स्कोर है, पिछले 3 मेंस मैंने लगातार दिए हैं, मेरा पीएसआर में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, आप बताइए कि अब इसको कैसे इंप्रूव करूं। Here it is very important for us to understand that you should never need someone to tell that what is the problem you are facing. You should be the person who must precisely know that what is the real challenge you are facing, and someone like mentor and other faculties should tell you the solution, but they should not be the person who will tell you that what is the problem you are facing. दोस्तों, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है, कोई जान नहीं सकता है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज़ में हेल्प करूंगा। मैं यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम है कि पीएसआर में कम स्कोर आ रहा है, इसके पीछे के जितने भी रीजंस पॉसिबल है, जो मैंने इतने सारे अपने रिसर्च और एनालिसिस में आइडेंटिफाई किए, वो सभी प्रॉब्लम्स, वो सभी रीजंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आपको ये समझने की कोशिश करना है, आपको ये रिलेट करने की कोशिश करना है कि इनमें से कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा रीज़न है जो आपके कम स्कोर के बीच में आ रहा है, और फिर उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके सारे रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और उनमें से आपका कौन सा रीज़न है वो कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके पीएसआर के लिए डेडिकेटेड इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, पीएसआर ऑप्शनल की अगर हम बात करें, या फिर किसी भी और अन्य ऑप्शन की बात करें, या फिर किसी और यूपीएससी के सब्जेक्ट की बात करें, तो लगभग 3 कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर हमें वर्क करना होता है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। सबसे पहला और बेसिक और फाउंडेशनल कंपोनेंट होता है कंटेंट। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका अप्रोच, कि जो भी कंटेंट हमारे पास है उसको हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रैक्टिस, कि हमने जो भी कंटेंट पढ़ा, हमने जो भी अप्रोच सीखा है,
उसकी कितनी प्रैक्टिस करके हम उसको कितना एक्यूरेटली इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ब्रॉडली ये 3 कंपोनेंट है जिनके ऊपर हमारा सारा जो ऑप्शनल की प्रिपरेशन है या ओवरऑल जीएस की प्रिपरेशन है ये डिपेंड करती है। टू बी स्पेसिफिक, आज की इस वीडियो में हम पीएसआर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कंटेंट इज किंग। ऐसा कहा जाता है कि कंटेंट किंग होता है, और डेफिनेटली कंटेंट किंग होता है, लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहूँगा। दोस्तों, सिर्फ अच्छा कंटेंट होना ये इनफ नहीं होता है, उस कंटेंट को हम कितने बेहतर तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने फिल्में देखी होंगी, काफ़ी सारी फिल्मों में होता ये है कि स्टोरी बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका डायरेक्शन अच्छा नहीं होता, द वे दे प्रेजेंट ये इतना अच्छा नहीं होता, तो वो स्टोरी में मज़ा नहीं आता। लेकिन कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसमें कहानी तो बहुत छोटी सी होती है, नॉर्मल सी होती है, लेकिन जिस तरीके से वो नैरेट करते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं, ये इतना इम्पैक्टफुल होता है कि हमें उस कहानी में भी मज़ा आता है। इसीलिए कंटेंट इज किंग ओनली व्हेन इफ इट इज प्रेजेंटेड इन अ इम्पैक्टफुल मैनर, इन अ रिक्वायर्ड मैनर। जिस तरीके की क्वेश्चन की डिमांड है, उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से अगर हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं तभी वो कंटेंट किंग बनता है। अदरवाइज आपका कंटेंट जो है वो बेसिकली डंपिंग ऑफ कंटेंट बन जाता है। तो जो प्रेजेंटेशन वाली बात है कि किस तरीके से हम कहानी को नैरेट करते हैं, ये वाली बात को हम थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे आज के ही वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर गलतियाँ हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जब कंटेंट की बात आती है तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा कंटेंट जो है वो अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। कंटेंट की जहां पर बात आती है, हमारा कंटेंट सबसे पहले अपडेटेड होना जरूरी है। अब अपडेटेड कंटेंट से मेरा मीनिंग ये है, अपडेटेड का मतलब ये नहीं है कि तुरंत अप्रैल और जून का करंट अफेयर उस कंटेंट में हो, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंटेंट मान लेते हैं हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एक साल में हर साल अगर रिवाइज होता है या अपडेट होता है तो उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर महीने का उसमें अपडेशन हो। लेकिन अपडेशन का मतलब देखो, पीएसआर में हमें करंट अफेयर्स नहीं चाहिए, पीएसआर में हमें कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस है, आप समझ लो। करंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड कॉन्टेम्पररी इज अ डिफरेंट थिंग। कॉन्टेम्पररी में थोड़ी सी ब्रॉड रेंज ऑफ करंट अफेयर्स आता है। कॉन्टेम्पररी में पर्टिकुलर कोई न्यूज नहीं आती, कॉन्टेम्पररी में एक इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, ये कोई करंट इशू नहीं है, ये एक कॉन्टेम्पररी इशू है जो काफी टाइम से चल रहा है। ठीक है, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स, डाटा फैक्ट जो आप यूज करेंगे वो जितना रिसेंट अपडेटेड यूज करें वो बेहतर है ही। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि आपका डाटा एकदम लास्ट 2 महीने पहले का अपडेटेड हो, इतनी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसीलिए कंटेंट अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन में ये आइडेंटिफाई किया है, जो भी कॉपीज में देखता था, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें एग्जाम्पल्स मिसिंग थे ही, ज्यादातर आंसर्स में एग्जाम्पल्स मिसिंग थे ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स है, जो कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, जिससे कंटेंट जो है वो थोड़ा स्टैटिक समझ में आता है। दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का पहला ही जो चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस, उसमें एक स्कॉलर ने बहुत अच्छे से बताया है कि पॉलिटिकल साइंस इज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल डिसिप्लिन, इट हैज अ साइंटिफिक कंपोनेंट। मतलब इसमें सिर्फ नॉर्मेटिव चीजें नहीं आती, इसमें एम्पेरिकल डाटा भी आता है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस को हमने एक थ्योरेटिकल डिसिप्लिन में लिमिटेड करके रखा है। कहीं ना कहीं जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो टू मच थ्योरेटिकल है। दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस ये सिर्फ थ्योरेटिकल डिसिप्लिन नहीं है, इट्स एन अप्लाइड डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस ये कोई एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक अप्लाइड डिसिप्लिन है। यहां पर हमें जो भी चीज थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं उसका आज के रियल वर्ल्ड सिनारियो में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये चीज को इंटीग्रेट किए बिना इस सब्जेक्ट को कंप्लीट हम नहीं बोल सकते। पॉलिटिकल साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट द प्रैक्टिकल सिनारियो एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप कोई भी थ्योरी पकड़ लो, आप जस्टिस की थ्योरी पकड़ लो, आप इक्वालिटी की बात कर लो, आप किसी भी और अन्य थ्योरी की बात कर लो, उसमें आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो कॉन्टेम्पररी एग्जांपल्स है, उनके साथ लिंक नहीं करोगे तो दैट विल बी अ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहले ही चैप्टर में ये कंसेप्ट डिस्कस किया है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये सब चीजें क्यों आई थी पॉलिटिकल साइंस में? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस अपने थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से लिमिटेड हो गया था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, और कोई
कोई भी सब्जेक्ट जब उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी खत्म हो जाती है तब वो इररिलेवेंट हो जाता है। उसी तरीके से हमारे आंसर्स भी आज के समय में इररिलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ही नहीं है। हम सिर्फ थ्योरी लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ एग्जांपल कनेक्ट करके हम ये बता ही नहीं रहे हैं चेक करने वाले को कि भाई मुझे पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आया है और मैं इसका एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकता हूं रियल लाइफ सिनेरियो में। और ये क्यों हो रहा है? हमारे आंसर्स में एग्जांपल्स क्यों नहीं आ रहे? इसका रीजन आप अगर थोड़ा सा डीप डाउन जाके देखोगे तो आप पहले रिकॉल करो उस पर्टिकुलर नोट्स को, कंटेंट को जो आप पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए, और आप ये सोचो कि वो कंटेंट लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था और उसमें क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और क्या ये ओरिएंटेशन है, क्या आपका वो कंटेंट इस तरीके से अपडेटेड है जहां पर ये सारे कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स है। जब आप जो पढ़ रहे हो उसमें ही ये सारी चीजें नहीं है तो आपके राइटअप में कैसे आएगी, आपके आंसर में कैसे आएगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट आवर कंटेंट हैज टू बी अपडेटेड बिकॉज वी हैव टू ट्रीट सब्जेक्ट एज अ अप्लाइड डिसिप्लिन, नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अपडेटेड कंटेंट में दो चीजें होनी चाहिए। अपडेटेड कंटेंट में कॉन्टेम्पररी एग्जांपल्स होना चाहिए और उसका लिंकेजेस होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू रीड एनी कंटेंट यू मेक श्योर दैट इट इज अपडेटेड। एक बार आपका कंटेंट अपडेटेड रहेगा तो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, आपका कंटेंट वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कंटेंट से रिलेटेड जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है इंटरलिंकेजेस। यहां पर आप देख सकते हो इंटरलिंकेजेस। दोस्तों कोई भी थ्योरी आइसोलेशन में हम नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई थ्योरी एक्सप्लेन की, वो एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट होगा अगर मैं उस एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल ना ऐड करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको प्लेटोज आइडियलिज्म के बारे में डिस्कस किया। प्लेटोज आइडियलिज्म मैंने बताया लेकिन मैंने उसमें कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं, तो आपको प्लेटोज आइडियलिज्म कभी समझेगा ही नहीं। जब आपको नहीं समझेगा तो आप आगे वाले को कन्वे नहीं कर पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी चीज जो आपको आगे वाले को समझानी है उसके पहले वो खुद को समझी है या नहीं, खुद के आपके उसके रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। जब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तब आप उतनी ही इफेक्टिवली आगे वाले को समझा पाएंगे। इसीलिए हमारे कंटेंट में वो चीजें होना जरूरी है। आप जब भी कोई चीज डिस्कस करते हो तो उसका लिंकेजेस किसी एग्जाम्पल के साथ होना, किसी इवेंट के साथ होना जरूरी है। मान लेते हैं अगर हम आईजीपी की बात कर रहे हैं, आईजीपी में कोई जस्टिस की थ्योरी अगर है तो वो जस्टिस की थ्योरी के साथ जस्टिस के कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स उसके साथ अगर लिंक्ड है, इंटरलिंकेजेस का मतलब समझ लीजिए आपको थ्योरी और एग्जाम्पल को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना है। और ये इंटरलिंकेजेस आपके आंसर्स में तभी आ पाएंगे जब आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसमें ये इंटरलिंकेजेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसीलिए इंटरलिंकेजेस, और इंटरलिंकेजेस दो तरीके के होते हैं। इंटरलिंकेजेस में एक होता है कि आपने थ्योरी के साथ एग्जाम्पल को इंटरलिंकेज कर दिया, लेकिन इसमें और एक इंटरलिंकेज जो यूपीएससी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, मैंने काफी स्टूडेंट्स के, काफी एस्पायरेंट्स के जिनके अच्छे स्कोर आए हैं उनके आंसर्स में मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते, पेपर 1 सेक्शन ए की पर्टिकुलर थ्योरी में आईजीपी का कोई एग्जाम्पल इंटरलिंक कर देते हैं। कभी कभी पेपर 1 सेक्शन ए के थ्योरी में पेपर 2 जो आईआर का सेक्शन है, सेक्शन बी, उसका कोई एग्जाम्पल इंटरलिंक कर देते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के किसी पर्टिकुलर थ्योरी में वो आईजीपी का या कोई और एग्जाम्पल इंटरलिंक कर देते हैं। तो बेसिकली आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करना है। आप पोस्ट बिहेवियरलिज्म में भी देखोगे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइज करता है इस बात को कि आपका अप्रोच एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। और इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो उसी से लिमिटेड ना रहे कि वो दूसरे सेक्शन के कंटेंट के साथ लिंक्ड हो। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 सेक्शन ए की चीजें आप पेपर 2 सेक्शन बी के चीजों के साथ इंटरलिंक करना जब सीखोगे तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड इन द आंसर्स। और ये भी तभी आ पाएगा जब आपके कंटेंट में वो चीज होगी। अब आपके कंटेंट में वो चीज है या नहीं है ये आपको देखना है, लेकिन अगली बार जब भी आप आंसर लिखोगे आपको ये कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इंप्लीमेंट करें अपने आंसर में। मैं गारंटी से बताता हूं, अगर आपने ये 2-3 चीजें कर ली, फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट अपडेट करके इंटरलिंकेजेस और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज किया, तो डेफिनेटली आपके हर आंसर में 1 या 2 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। देखो हर क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स भी अगर बढ़ता है ना तो ओवरऑल पूरे पेपर में 30-40 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो आपको बहुत इजीली 230, 250 से 260, 289 पर वो लेके जा सकता है। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की आंसर्स में वो ये है कि लैंग्वेज हमारी आंसर की बहुत मैटर करती है। काफ़ी इवन मैंने टॉपर्स जो टॉप 10 में जो रैंकर्स थे उनके साथ भी बात की और उनके आंसर्स पढ़े।
एंड व्हाट आई हैव फाउंड इज देयर लैंग्वेज इज वेरी एकेडमिक लैंग्वेज होना जरूरी है दोस्तों। यूपीएससी में नॉट जस्ट ऑप्शनल में, अगर बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात करूं जिसके साथ हम थोड़ी सी गलत करते हैं, जिसके साथ हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जब हम इथिक्स के आंसर लिखते हैं तो इथिक्स में उसकी खुद की एक लैंग्वेज है, वो कीवर्ड्स, वो लैंग्वेज, वो एक बताने का तरीका उसका एक अलग है। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, और बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज़ बहुत हम अच्छे से समझ नहीं पाते, इसीलिए एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस होता है हमारे आंसर राइटिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो इंडियन सेक्युलरिज्म पर कमेंट करना है, ये एक क्वेश्चन आ गया हमारे GS2 में, यही क्वेश्चन आ गया हमारे सोसाइटी में, और यही क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल साइंस में आ गया। क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर का कंटेंट और आंसर का जो लैंग्वेज है, स्पेसिफिकली लैंग्वेज, वो चेंज होगा। जब हम PSR में सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्कॉलरली डिस्कशन होगा। वही सेक्युलरिज्म अगर हम GS2 में बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स की बात होगी। और वही सेक्युलरिज्म अगर हम इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो वहां पर कास्ट, क्लास, रिलीजियन और डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, इन सब चीजों की बात होगी। तो ये क्वेश्चन सेम है, टॉपिक सेम है, लेकिन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक अप्रोच है, और उस अप्रोच के हिसाब से ही हमें वो आंसर लिखना होता है। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की खुद की एक लैंग्वेज है, एक एकेडमिक लैंग्वेज। नॉर्मली मैंने देखा है, एक तो हम बेसिक इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे आंसर्स पढ़े हैं जहां पर बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बट ठीक है, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिबेट, बिकॉज ठीक है, किसी की इंग्लिश थोड़ी सी पुअर हो सकती है, थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, एंड दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न। बट द मेजर कंसर्न इज लैंग्वेज एकेडमिक होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए जब पॉलिटिकल साइंस का आंसर पढ़ते वक्त ये नहीं लगना चाहिए कि ये किसी जनरल आंसर की तरह दिख रहा है, लगना चाहिए कि ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने लिखा है, पॉलिटिकल साइंस का आंसर है। इसीलिए एकेडमिक लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। क्या वो आपके कंटेंट में एकेडमिक लैंग्वेज है, ये आपको देखना है, और अगर नहीं भी है तो आपको आंसर लिखते वक्त एकेडमिक लैंग्वेज मतलब कोई इसकी सेपरेट ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी नहीं आती है। एकेडमिक लैंग्वेज इज सिंपली द अप्रोच, द वे यू राइट, द वर्ड्स यू यूज, द कीवर्ड्स यू यूज, ओवरऑल ऑल दिस थिंग्स मेड योर आंसर लुक एकेडमिक। ठीक है, तो एकेडमिक लैंग्वेज होना हमारे आंसर में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कवरेज। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसका कवरेज आप देखिए कि क्या PSR के हमारे UPSC ने दिए हुए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज है क्या, ये पहली चीज। और फिर उस टॉपिक के अंदर भी वो सब टॉपिक सारे है क्या जो रिक्वायर्ड है। और मैंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, मैंने PSR के लगभग मार्केट में जितने भी अवेलेबल नोट्स है मैंने सभी देखे हैं, और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये बहुत मिसिंग है। जो भी नोट्स मैंने पढ़े मुझे कभी भी सेटिस्फैक्शन इस बात पर नहीं आया कि इसका कवरेज सही है। कवरेज में कहीं ना कहीं कोई टॉपिक है, कुछ टॉपिक मिसिंग है, कुछ टॉपिक कम दिए, कुछ टॉपिक ज़्यादा दिए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मैंने कोई नोट्स पढ़े थे, उसमें प्लेटो के बारे में लगभग 60 से 70 पेज का कंटेंट दिया हुआ है, एज इफ प्लेटो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि प्लेटो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसके डिबेट में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, क्योंकि डायनेमिज्म होता है ट्रेंड में। अब अगर हम पास्ट 10 ईयर्स की बात करेंगे तो 2013 से लेकर 2023 तक क्या हुआ है। 2013 से लेकर 2023 तक प्लेटो के ऊपर लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। वो भी एक अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म है, दूसरा कार्ल पॉपर ने जो ओपन सोसाइटी का एनिमी का है वो, और तीसरा और एक क्वेश्चन है जो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन के लिए आप 60 से 70 पेज पढ़ोगे। ओके, 3 क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पिछले 10 साल में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसके लिए आप 60 से 70 पेज पढ़ोगे। और वहीं पर अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो ये है कि हिंदू अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब जो टॉपिक है इसके ऊपर यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट के ऊपर यूपीएससी ने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी हिंदू पॉलिटिकल थॉट और ओवरऑल धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी के मिलके काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर सिमिलर नोट्स की मैं बात करूं तो उस नोट्स में इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज बहुत ही कम है या नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स तो मिसिंग है। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज अ स्टूडेंट जब मैं कोई भी नोट्स पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नोट्स में जो दिया है वो कंप्लीट है और इस नोट्स में जो दिया है वो इनफ है, इसके बिना मैं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम प्रिपरेशन में जंप तो करते हैं लेकिन कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी पेपर 1 सेक्शन ए का डिटेल एनालिसिस दिया है। मैं और एक थीम वाइज एनालिसिस करने वाला हूं जो वीडियो कल मैं पोस्ट करूंगा। हमें ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक के ऊपर रिपीटेडली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक, कौन से थीम्स है जिसमें यूपीएससी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ज्यादा पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही कवरेज होना चाहिए। मान लेते आईजीपी की अगर हम बात करें तो आईजीपी में पार्टी सिस्टम करके एक टॉपिक है। पार्टी सिस्टम में आप देखोगे, पार्टी सिस्टम में यूपीएससी ने लगभग 10 साल में 17 से 18 क्वेश्चन पूछे हैं और ये बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक बन जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि जिस पर्टिकुलर नोट्स में प्लेटो 70 से 80 पेज का कवरेज दिया हुआ है उसमें पार्टी सिस्टम 30 से 40 पेज का भी नहीं है। तो आप प्रपोर्शन देखो कि टॉपिक का इंपॉर्टेंस और नोट्स में उसके ऊपर कितना कवरेज और कितना डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है जिस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट पर क्वेश्चन पूछा गया था 2022 या 2023 में ही। तो अगर हमारे टॉपिक में, अगर हमारे नोट्स में, अगर हमारे कंटेंट में ही वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा उसका प्रोपोर्शनेट मैनर में कंटेंट, तो हम अपने आंसर्स को एड्रेस कैसे कर पाएंगे। ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। मान लो अगर किसी ने बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है ये सोच के नहीं पढ़ा होगा, उस समय का वो क्वेश्चन 20 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आया था वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे और 20 मार्क्स यूपीएससी में बहुत बड़े हो जाते हैं। इसीलिए जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो आपको ये इंश्योर करना है, आपको ये देखना है कि क्या वो कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, जो टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस है उस चीज को प्रोपोर्शनेटली रिफ्लेक्ट करता है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या हमारा कंटेंट टू द पॉइंट और कंसाइज है। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ कुछ मैंने नोट्स पढ़े जिनमें ऐसी ऐसी चीजें इतनी डिटेल में एक्सप्लेन की है जो जरूरी ही नहीं है। और देखो यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी को एक अप्रोच बहुत पसंद आता है और उसको कहते हैं नो नॉनसेंस अप्रोच। जो यूपीएससी में आप चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, यूपीएससी को नो नॉनसेंस अप्रोच पसंद है। इसका रीजन मैं बताता हूं। यूपीएससी ने वर्ड लिमिट दी है। वर्ड लिमिट का मतलब यह है कि आप कुछ भी मत लिखो और बहुत डिटेल में मत लिखो, हमको इतने लिमिटेड वर्ड्स में जितना पूछा गया है उतना ही बताओ। नॉर्मली हम जब भी डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो हमारा दोस्त उसकी पूरी कहानी बताता है और हम बोलते हैं कि भाई ये सब मत बता, मेरे को मुद्दे की बात बता, जो पूछा गया है, जो काम का है उतना ही बता। इसी तरीके से हमारे कंटेंट में भी यूपीएससी भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उतने वर्ड लिमिट में हम वही चीजें डिस्कस करें जो यूपीएससी ने पूछी है, ना कि सब कुछ जो हमें आता है। और एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। कंटेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो चीज हमें बताना जरूरी भी नहीं है, उन चीजों के ऊपर इतना डिटेल में, इतने लेंथ में डिस्कशन किया है कि हमें ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और फिर हमें टेंशन आ जाता है कि इतना हम पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, इसको मेमोराइज कैसे करेंगे। एंड दीज आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स एस्पायरेंट्स आर सफरिंग एंड फेसिंग। इसीलिए कंटेंट जो है हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की सारी बातें होनी चाहिए और जो काम की नहीं है वो बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए, सो दैट हम लिमिटेड पोर्शन को पढ़े, हम लिमिटेड चीजें पढ़े। आपको यह ध्यान में रखना है कि मेंस की अगर हम खास करके प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होते हैं और लिमिटेड टाइम में हमें ऑप्शनल के अलावा ऐसे इथिक्स, जीएस सारी चीजें करनी है। उसमें प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज इतनी मल्टीपल चीजें करनी है, उसमें हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। हमको एक लिमिटेशन होनी चाहिए। हम लिमिटेड जब पढ़ेंगे तो ही हम उसको बार बार रिवाइज कर सकेंगे। इसीलिए कंटेंट प्रिसाइज होना और कंसाइज होना बहुत जरूरी है, सो दैट वी सेव अवर टाइम फॉर अदर थिंग्स टू प्रिपेयर। तो ये हो गई कंटेंट से रिलेटेड वो सारी चीजें जो मुझे लगता है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉब्लम्स है ब्रॉडली जो सभी लोग फेस कर रहे हैं। इनमें से हो सकता है आप सभी प्रॉब्लम्स फेस ना कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, बट दीज आर द ब्रॉड प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू कंटेंट ओनली, एंड नाउ वी विल सी अप्रोच एंड प्रैक्टिस रिलेटेड इश्यूज आल्सो, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज देयर। अब देखो कंटेंट चलो मान लेते कि हमारा अपडेटेड है, हमारा इंटरलिंकेजेस है, कंसाइज है, प्रिसाइज है, कॉम्प्रेहेंसिव है, सब कुछ है। उसके बाद भी कंटेंट में और 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी होती है। जब भी मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितनी बार रिवाइज करना है, कितने टाइम में पढ़ के होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं इन सभी क्वेश्चंस का एक ब्रॉड आंसर देना चाहता हूं। दोस्तों ऐसा कोई फिक्स
नंबर ऑफ लिमिट्स नहीं होते हैं कि हमें इतने बार किसी पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ना है। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी 3 मंथ है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो उतने में होना क्या चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम सही से रिवाइज कर सके और वो हम आंसर्स में लिख सके। इसके लिए फिर आपको जितने भी बार पढ़ने की जरूरत पड़े आप पढ़ो, एंड दैट टोटली वेरीज विद द पर्सन टू पर्सन। ओके, यहाँ पर कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अप्रोच में कंटेंट के अप्रोच में, ना कि आंसर राइटिंग के अप्रोच में, कंटेंट के अप्रोच में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको कंटेंट को पढ़ना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस पढ़ते जाना है, कुछ याद नहीं रह रहा है। पढ़ने का मतलब ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कोई भी देखो क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन की डिमांड को सही से समझ ही नहीं पाते, हमको क्वेश्चन ही नहीं समझता। इसका रीजन ये है कि हमने जो पढ़ा हमको वो कंटेंट ही नहीं समझा, तो हमें क्वेश्चन नहीं समझेगा। इसीलिए आप अगर किसी भी कंटेंट को पढ़ रहे हो, किसी भी कंसेप्ट या किसी भी थ्योरी को पढ़ रहे हो, तो उस थ्योरी को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसीलिए पढ़ते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, पढ़ते वक्त आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको वो समझ में आए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो पढ़ते वक्त आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है। दूसरा, आपको उस कंटेंट को रिवाइज करना है, क्योंकि कोई भी चीज जो आपने पढ़ी और समझी उसको आप जितनी बार ज्यादा रिवाइज करोगे उतना वो आपके सबकॉन्शियस में फिट होगा और उतना ही फिर आप उसको माइंड में प्रोग्रामिंग कर सकोगे, उसको आप इंटरलिंक कर सकोगे। इसीलिए रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन। आपको रिवाइज करना है तो आपको टाइम डिवाइड भी इस तरीके से करना है कि उतने टाइम में आप पढ़ भी सको, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड भी कर सको और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर सको। इस तरीके से आपको खुद की एक प्रिपरेशन का प्लान बनाना है या टाइम टेबल बनाना है। So revision of the particular content is very important. And third important thing, which is one of the major challenge which many of the aspirants are facing, even those who are who have attempted this exam for several times, they are also facing the same thing, and that is the consolidation of the content. कंटेंट को कंसोलिडेट कैसे करें? देखो, कंटेंट को कंसोलिडेट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज बन जाता है। बहुत सारे लोगों का कंटेंट तो है, कंटेंट सही भी है, रिवाइज किया, सब किया, लेकिन कंसोलिडेशन प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से लास्ट मोमेंट में जो रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है, जो जरूरी होती है, वो हम इफेक्टिवली कर नहीं पाते। इसीलिए कंटेंट का कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। कंटेंट को कंसोलिडेट करने के लिए 2 सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप जब भी पढ़ो और आप उसको समझो तो पढ़ते वक्त आप अंडरलाइन कर दो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे लास्ट मोमेंट पर भी पढ़ना जरूरी है, टू रिकॉल द एंटायर थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके लिए हमने खुद एक सिनॉप्टिक नोट्स प्रिपेयर की है, PSR QVP जो सारथी IAS पर हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हमने कंटेंट को एकदम ही क्रिस्प और कंसाइज मैनर में लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी एक प्रॉपर तरीके से सिनॉप्टिक नोट्स बनाए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो। सो कंसोलिडेशन ऑफ द कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और रिवीजन में मैं और एक बात भूल गया, रिवीजन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जितने ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आंसर लिखते वक्त उसको रिकॉल करना, उसको मेमोराइज करना काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि आंसर लिखते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही आता है जो हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। आंसर लिखते वक्त हम याद ही नहीं कर पाते कि मैंने क्या पढ़ा था, इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये सारे कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। चलिए अब हम देखते हैं कि अप्रोच, आंसर राइटिंग के जो अप्रोच है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एस्पायरेंट्स ये कह रहे हैं कि उनके पास कंटेंट है, अपडेटेड है, 3-4 साल से वो अपने कंटेंट पे एडिशंस कर रहे हैं, एग्जांपल्स ऐड ऑन कर रहे हैं। एंड आई जेन्युइनली फील, मैंने तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ गूगल मीट भी की थी और उन्होंने अपने जो कंटेंट है उसको स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाया भी और उनके कंटेंट की फाइल भी मेरे साथ शेयर की। उसमें मैंने देखा कि काफ़ी हद तक उनका कंटेंट काफ़ी एनरिच्ड है और काफ़ी ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन हुई है, एग्जाम्पल्स ऐड किए हुए। तो कंटेंट लेवल पर बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लगे कि सॉर्टेड है, उनका कंटेंट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि उस कंटेंट को उतने इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेजेस भी आए हैं काफ़ी लोगों के, जिनका ये कहना है कि सर मेरे पास कंटेंट है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब याद है और सब कुछ मेरा अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर है, लेकिन वही है कि मैं उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आंसर्स में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बहुत इफेक्टिव मैनर में, जिस वजह से आंसर्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अप्रोच ऑफ द आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, कहानी चाहे कितनी भी दमदार हो, उसको अगर आप प्रेजेंट उतने दमदार तरीके से नहीं करोगे तो पिक्चर सुपर डुपर हिट नहीं होगी या ब्लॉकबस्टर नहीं होगी। और हमें पिक्चर को ब्लॉकबस्टर करना है, इसीलिए कहानी तो तगड़ी होनी ही चाहिए, लेकिन उसका तरीका जो है प्रेजेंट करने का वो भी उतना ज़बरदस्त होना चाहिए, तब चल के हमारा जो मूवी है वो ब्लॉकबस्टर होगा। मतलब PSR में 300 पार होंगे और वो करने हैं इस बार किसी भी हालत में।
approach of the answer writing. Very important topic again to discuss. Here I have noticed that many people who just write what they know but never understand the demand of the question. हमें हमेशा क्वेश्चन की डिमांड को पहले अच्छे से समझना है. मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन में ये आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन की डिमांड को समझ ही नहीं पाते. उनको क्वेश्चन ही ठीक से समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन जानना क्या चाह रहा है. और इस वजह से फिर जब क्वेश्चन की डिमांड हमें समझ में नहीं आती तो हम वही लिख पाते जो हमें पता होता है या जो हमें समझ में आता है. तो हमारी समझ जो है वो क्वेश्चन की डिमांड के साथ मैच होनी चाहिए. क्वेश्चन पूछ अलग रहा है और मुझे समझ अलग आया है तो मैं लिखूंगा वही जो मुझे समझ आया है, लेकिन मुझे जो समझ आया है वो क्वेश्चन की डिमांड के साथ अगर अलाइन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. 2 पेज भरने का हमें उसमें कोई मार्क्स मिलेगा नहीं. और बहुत सारे लोगों को स्कोर इस वजह से ही कम आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड सही से ना तो वो समझ रहे हैं और अगर समझ भी रहे तो फिर वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं. क्वेश्चन की डिमांड में देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. क्वेश्चन में देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में जो हमें समझना है, और इसके ऊपर डेडिकेटेडली क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर और डायरेक्टिव्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ. वो भी मैं आज या कल में ही बनाऊंगा, जो मैं पोस्ट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर. इसीलिए यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करके रखो. अभी वो डेडिकेटेड टू PSR है, उसमें PSR के ही वीडियोज़ आएंगे. PSR बाय विवेक वाघमारे ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके रखो और शेयर भी करो, आपके काम आएगा. तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ही, लेकिन यहां पर मैं ब्रॉडली बता देता हूं कि क्वेश्चन की डिमांड का मतलब क्या है. देखो क्वेश्चन की डिमांड का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक बता देता हूं. क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट. क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या होती है, हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में वो सारी चीजें लिखते हैं जो हमने नोट्स में पढ़ी है, जो हमको आती है भाई, लेकिन हमने क्रिटिकली एग्जामिन ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है. और मैं अपने आगे के वीडियो में भी डिटेल में बताने वाला हूं. अभी भी मैं ब्रॉडली बता देता हूं कि डायरेक्टिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टिव्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्टिव्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. आपने कंटेंट कितना भी अच्छा लिखा हो लेकिन वो डायरेक्टिव के हिसाब से अगर नहीं है तो आपके क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस नहीं होगी. इसका रीजन मैं बता देता हूं सिंपली. देखो एक है फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, ये टॉपिक है. अब फेडरलिज्म के बारे में बहुत चीजें हैं लिखने के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर. वेस्टर्न मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, अमेरिकन मॉडल, यूके का मॉडल, बहुत तरीके के फेडरलिज्म है. मैंने आपको सवाल पूछा फेडरलिज्म के बारे में बताओ, आप पूछोगे मुझे कि फेडरलिज्म इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट. फेडरलिज्म में तो सर लिखने के लिए किताब भी लिख सकते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो ये जरूर पूछोगे ना आप मुझे सवाल. इसीलिए फेडरलिज्म ये टॉपिक हो गया. सिर्फ टॉपिक होने से हमारा आंसर नहीं बनता है. टॉपिक होने से आंसर बहुत ओपन एंडेड बन जाएगा, टॉपिक बहुत ओपन एंडेड बन जाएगा. लेकिन टॉपिक को अगर हम कॉन्टेक्स्ट जोड़ दें, अगर मैं ये आपको बता दूं कि फेडरलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, फेडरलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, ये अगर मैं बोल दूं तो अभी आपको थोड़ा क्लियर हो गया कि आपको फेडरलिज्म के बारे में बात करनी है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन अभी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, आपको टॉपिक समझ में आ गया. एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है डायरेक्टिव. जब मैं बोलता हूं कि कमेंट फेडरलिज्म इन इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा. अगर मैं वही कमेंट की जगह डिस्कस कर देता हूं, डिस्कस फेडरलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, आंसर अलग हो जाएगा. वहीं पर मैं असेस द फेडरलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, क्रिटिकली एग्जामाइन, इवैल्यूएट, एनालाइज, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टिव्स बदलता हूं तो मेरे आंसर का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्टिव का मतलब है डायरेक्शन. डायरेक्टिव आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में इस कंटेंट को लेके जाना है, किस डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर डिस्कशन को आपको लेके जाना है, ये बताने वाला डायरेक्टिव है. आपके पास कंटेंट तो है लेकिन कंटेंट जो फ्लो होता है वो दिशाहीन है, डायरेक्शन लेस है, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है. और कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से वो कंटेंट इतना रैंडम होता है कि क्वेश्चन की डिमांड रहती है अलग और आपने जो लिखा है वो रहता है अलग, कहीं भी वो मीट नहीं हो रहा है और जिसके वजह से ऑब्वियस है कि कौन मार्क्स देगा. इसीलिए डायरेक्टिव्स को अगर हम भूल गए तो मार्क्स को भी हमें भूल जाना पड़ेगा. इसीलिए डायरेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टिव आपको यह बताता है कि जो आपका क्वेश्चन का कंटेंट है, जो आपके टॉपिक का कंटेंट है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये आपको बताता है डायरेक्टिव्स.
हम क्वेश्चन की डिमांड को एग्जैक्ट तरीके से समझ नहीं पाते क्योंकि हम क्वेश्चन को डायरेक्टिव्स, टॉपिक और कॉन्टेक्स्ट में ब्रेक डाउन ही नहीं करते हैं और हम सीधा सीधा टॉपिक के बारे में लिखते। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि कितने लोग हैं जो ये वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं। बहुत लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, खुल के बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लाइव आंसर राइटिंग सेशन में। जो PSR QVP प्लस जो हम सारथी पे लॉन्च कर रहे हैं उसमें 30 सेशन में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। जो 30 सेशन होंगे उन 30 सेशन में हर सेशन में 5 क्वेश्चन, ऐसे करके 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस डिस्कस करके मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा कि इस चीज को कैसे फिक्स किया जाए। क्योंकि ये कोई एक YouTube वीडियो से होने वाली चीज नहीं है, इसमें 9 तरीके की तो डायरेक्टिव्स है और उसमें भी अलग अलग डायरेक्टिव्स के अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब चल के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब चल के ये जो इशू है ये फिक्स हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन मुझे लगता है कम स्कोर आने का, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है, समझना और इसको फिक्स करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स जिसको मैं कहता हूं, मेरे हिसाब से वो स्टीरियोटाइप्स है। एक बात बताइए मुझे कि क्या कोई भी चीज जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्या उसके बारे में हम पहले से कुछ चीजें फिक्स कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं है UPSC के एग्जाम के डे पर कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है और हम पहले से प्रिपेयर्ड है कि ये क्वेश्चन आ गया, ये टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया तो मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया तो वो कंक्लूजन लिखूंगा। पहले ये समझ लेते कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन मतलब वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है उस कॉन्टेक्स्ट के साथ जो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, टॉपिक नहीं पता, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं कि ये हमारे इंट्रोडक्शन होंगे। जस्टिस के लिए ये 3 इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड है, इक्वालिटी के लिए 4 इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड है, डेमोक्रेसी के लिए 2 इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड है। ये फिक्स है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं यही लिख के आ जाऊंगा। थिंग्स डजंट वर्क दिस वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से चीजें नहीं होती है बिल्कुल भी। ये मतलब मैं कहूंगा ये तो एक खराब आदत है कि किसी भी चीज का, किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पहले से प्री डिसाइड करके एग्जाम हॉल में जाना, ये एक अच्छी अप्रोच मेरे हिसाब से नहीं है। आप फिर भी यू कैन गो एड विद दैट, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई थिंक पर्सनली मैं कहूँगा कि ये एक सही अप्रोच नहीं है। हमें स्टीरियोटाइप से हमें ये बताया जाता है कि क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कोट के साथ ही करना चाहिए, क्वेश्चन का कंक्लूजन एक फ्यूचरिस्टिक ही होना चाहिए, क्वेश्चन में जो है स्कॉलर्स बहुत सारे होने ही चाहिए। ये 3 स्टीरियोटाइप्स ने कितने लोगों के अटेम्प्ट्स बर्बाद कर दिए। इसीलिए ये जो स्टीरियोटाइप्स है, ये स्टीरियोटाइप से आप थोड़ा दूर रहिए। देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना है। ये नहीं कि पहले से मैं ये स्कॉलर लिखूंगा, वो स्कॉलर लिखूंगा। और लगभग देखा जाए तो प्रैक्टिकल फैक्ट में ये बताता हूँ, 10 में से 9 लोगों ने सेम ही स्कॉलर्स लिखे हुए हैं, सेम ही कोट्स लिखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन भी बहुत लोगों ने सेम ही लिखे हुए हैं। अब मैं ये इसलिए आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने इतने कॉपीज देखे और एट टाइम्स आई यूज्ड टू गेट इरिटेट कि भाई ये क्या कर रहे हो, हर कोई एक ही चीज लिखे जा रहा है, हर कोई एक ही चीज लिखे जा रहा है। भाई ये अगर 10 लोगों की कॉपीज देखी है, एक लिमिटेड मैंने सैंपल साइज लेके मैंने कुछ कॉपीज देखी है, मुझे खुद इरिटेट हो रहा है वो सेम ही इंट्रोडक्शन, सेम ही स्कॉलर, सेम ही कोड और सेम ही कंक्लूजन। तो UPSC तो 10,000 लोगों की कॉपीज देखता है, वो तो पगला गए होंगे, वो तो पागल हो गए होंगे, बोल रहे होंगे क्या कर रहे हैं ये PSR वाले, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ कि ये सेम ही लिख रहे हैं, कुछ तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। एंड दिस इज द रीजन प्रोबेबली कि UPSC कम स्कोर दे रहा है, क्योंकि कुछ अलग लिखो यार, कुछ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखो। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखो, वहां पर स्कॉलर की जरूरत है क्या। फोर्सफुली जबरदस्ती से स्कॉलर्स मत लिखो ना, अगर रिक्वायरमेंट है तो लिखो। जबरदस्ती से स्कॉलर लिखने से कोई अच्छा आंसर नहीं बन जाता है। क्वेश्चन की डिमांड, अगेन आई एम टेलिंग यू, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, UPSC आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे क्या जानना चाह रहा है, आप वो लिखो। ये मत लिखो कि पहले से किसी ने कुछ बताया, ये 10 इंट्रोडक्शन है हर टॉपिक के, ये PDF है 10 पेज का, लेके जाओ और वहां पर लिख के आओ। नेवर डू दैट। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर अटेम्प्ट, टाइम, एनर्जी एंड फ्यूचर। आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग दिस, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो ये स्टीरियोटाइप्स से दूर रहो। इस स्टीरियोटाइप्स ने काफ़ी लोगों के मार्क्स खराब किए हैं, इनसे दूर रह के आप थोड़े से 2-4 मार्क्स का जो इंप्रूवमेंट है वो डेफिनेटली कर सकते हो हर सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आंसर राइटिंग के अप्रोच से रिलेटेड है वो है फ्लो और प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो
फ्लो और प्रेजेंटेशन। दोस्तों जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया यहाँ पर डिमांड वाले एस्पेक्ट में कि एक डायरेक्टिव होता है और डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के हिसाब से कंटेंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट ऐसे ऐसे फ्लो होना चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन में, मतलब आर्गुमेंट के कुछ सीक्वेंस होते हैं। आप जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में पहले जब वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन ये दो कंसेप्ट समझोगे तब आप उसकी थ्योरी के कंक्लूजन पे जंप करोगे। ये नहीं कि पहले ही थ्योरी समझोगे फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड बाद में समझोगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक लॉजिक होता है, हर कहानी का एक शुरुआत होती है, हर कहानी का एक फ्लो होता है, प्रॉपर फ्लो और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन हमारे आंसर्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फ्लो ही नहीं है। फ्लो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम में लिखते वक्त चीज़ें रैंडमली याद आती हैं, और फिर रैंडमली जब याद आती है तो हमारा लिखने में भी रैंडमनेस आ जाता है। रैंडमनेस के वजह से कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, फ्लो ही नहीं होता, बस पढ़ने वाले को वो इनकंसिस्टेंसी बहुत इजीली आइडेंटिफाई होती है। बहुत बार मैं आंसर पढ़ता हूँ और मुझे लगता है यार फर्स्ट पैराग्राफ में ये कुछ और बोल रहा है, सेकंड पैराग्राफ में ये जो बोल रहा है उसका और फर्स्ट पैराग्राफ का कोई लिंक ही नहीं है, फिर थर्ड पैराग्राफ में फिर से फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ का थोड़ा सा लिंक तो दिख रहा है, लेकिन फिर ये सेकंड वाला पैराग्राफ में जो चीजें कही गई है ये आउट ऑफ नोवेयर कहां से आ गई यहाँ पर, ये मेरा सवाल है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हम जो लिख रहे हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हम जो भी लिख रहे हैं उसमें एक फ्लो होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, और इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन। सभी लोग आपको बताते हैं प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन एक्चुअली है क्या? Presentation is basically presenting your points, your content in a logical, coherent and in a consistent manner. Consistent manner में आपको प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एस्पेक्ट पर भी हम डिटेल में लाइव आंसर राइटिंग सेशन में ये भी एस्पेक्ट कवर करेंगे, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। इसके अलावा और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंटेंट से लिंक्ड है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंटेंट आपका टू द पॉइंट और प्रिसाइज होना चाहिए, ताकि आप लिखते वक्त भी टू द पॉइंट और प्रिसाइज लिखो। अभी हो क्या रहा है, हमें 150 वर्ड्स की या 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है। बहुत सारे लोगों के पहले 100 वर्ड्स तो इसी में ख़त्म हो जाते हैं, ये बताने में कि उस पीछे वो जो क्वेश्चन है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। एंड इट इज़ द हैबिट ऑफ एवरीवन। लोगों ने क्या किया, एक लोगों ने आदत लगाई है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि कहीं बताया जाता है कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन लिखते वक्त पहले उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट पूरा आप लिखो, और लिखने के चक्कर में हम कम से कम आधा आंसर जो है, एक पेज पूरा का पूरा इसी चीज पे डेडिकेट करते हैं। दोस्तों एक अप्रोच होनी चाहिए आंसर लिखने की, वो है टू द पॉइंट अप्रोच, नो नॉनसेंस अप्रोच, डायरेक्टली हिट द टॉपिक। जब भी आप क्वेश्चन देखो डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत कर दो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन का टॉपिक और क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो कि ये टॉपिक क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ इंट्रोडक्शन में पहले 2 से 3 लाइन में आपका ये स्टेज एक जो है वो सेट हो जाना चाहिए, ताकि उसके फर्दर आप क्या डिस्कस करने वाले हो ये इंट्रोडक्शन में ही रीडर को समझ में आ जाना चाहिए कि आगे कहानी क्या है। इंट्रोडक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि आगे की कहानी क्या है। और कंक्लूजन इज बेसिकली अ समराइजेशन विद सम फ्यूचरिस्टिक सजेशंस इज बेसिकली अ कंक्लूजन, बट ये इतना ब्रॉड नहीं है, इसमें भी कंक्लूजन्स बहुत डिफरेंट तरीके के हैं, और डायरेक्टिव्स के हिसाब से भी कंक्लूजन वैरी करते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि 9 तरीके के जो डायरेक्टिव्स हैं, हर डायरेक्टिव में कैसे अलग अलग टाइप के कंक्लूजन हो सकते हैं, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा जो कंटेंट है, हम जो आंसर लिख रहे हैं वो आंसर हमारा टू द पॉइंट और प्रिसाइज होना चाहिए, और हमें डायरेक्टली वो टॉपिक को हिट करना है। अननेसेसरी जो टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उस डिस्कशन को हमें वहां पर अवॉइड करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट यूपीएससी ने दी ही इसलिए है कि आप टू द पॉइंट बातें करो, आप वही चीजें बताओ जो पूछी गई है, वो चीजें डिस्कस मत करो जो आपसे नहीं पूछी गई है। इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 कॉमन प्रॉब्लम इज दैट, जो अगर मैं कहूँ कि ये सभी प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है आंसर राइटिंग में, पीएसआर के खास करके, डंपिंग ऑफ द कंटेंट। क्वेश्चन क्या है पता नहीं, डायरेक्टिव क्या है पता नहीं, डिमांड क्या है पता नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है पता नहीं, क्या लिखा है जो मुझे आता था, क्या लिखा है जो मुझे आता था। This is the way we are dealing the PSR answers. I am bluntly saying this. This is the common issue in majority of the copies I have seen. This is one of the very common issue. People are just dumping the content. They are just writing what they know. हम वही लिख रहे हैं जो हमको पता है।
दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको पूछा जा रहा है, ये आप लिख रहे हो, मीट नहीं कर रहा है, मार्क्स कैसे मिलेंगे? मीट नहीं कर रहा है तो मार्क्स मिलेंगे कैसे? वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल थिंग दिस इज। आप वो बताओ ना जो पूछा जा रहा है, वो नहीं जो आपको आता है। इसीलिए पहले ये समझ लो कि जो पूछा जा रहा है वो आप पहले समझो कि क्या पूछ रहे हैं और उसके हिसाब से आप कंटेंट लिखो। वी आर लिटरली डंपिंग द कंटेंट, और हमारा कंटेंट भी जो डंप कर रहे हैं वो इतना सिमिलर है, इतनी मोनोटोनी है उस कंटेंट में, मैं क्या ही बताऊं। टाइम्स इट फील सो फ्रस्ट्रेटिंग दैट मैं किसी एक ही पर्सन के आंसर पढ़ रहा हूं या अलग अलग लोगों के आंसर्स पढ़ रहा हूं। मतलब 10 लोगों के आंसर्स पढ़ के भी अगर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं एक सिमिलर पर्सन के आंसर पढ़ रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम कितनी मेजर है आप समझ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है इट फील्स लाइक कि सबको एक पर्टिकुलर चैप्टर रटाया गया है एक साथ बिठा के, और वो सभी लोग यहाँ पर आके बस तोते की तरह वही रट्टा यहाँ पर लगा दे रहे हैं, वही यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स नॉट क्लर्क्स, कि कुछ हमने रट्टा मारा और वही हमने लिखा। खुद का भी एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए कि हम जो भी लिख रहे हैं उसको पहले हम कंसेप्चुअली समझे, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको पहले हम कंसेप्चुअली समझे, हम हमारे लेवल पर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसके साथ एग्जांपल्स इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, और हम अपने खुद के तरीके से तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना। आप भले ही सभी लोग कंटेंट कुछ भी पढ़ो, सेम चीज पढ़ के भी पर्सन उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकता है। कम से कम यहाँ तो हम अपना इनोवेशन ला सकते हैं, कम से कम यहाँ तो हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी ला सकते हैं कि हमने जो भी पढ़ा कम से कम उसको प्रेजेंट तो इस तरीके से करें जिससे ये कम से कम समझ में आए कि इसने खुद से लिखा हुआ आंसर है। ऐसा नहीं कि सबने सेम ही लिखा है, सबका कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये जो मोनोटोनी है, एक तो डंपिंग कर रहे हैं और वो भी एक मोनोटोनस कंटेंट की, तो ये प्रॉब्लम कितना इंटेंस है। वी आर डंपिंग कंटेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड वी आर डंपिंग द सेम कंटेंट मोनोटोनसली बाय एवरीवन, एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली आई थिंक द स्कोर is very less in PSR, and that is one of the prominent reason. We have to fix it as soon as possible so that we can, अगर ये वाला प्रॉब्लम हमने फिक्स किया ना, डंप ना करके हमने डिमांड को समझ के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा इंटरलिंक करके और अपने एप्लीकेशन ओरिएंटेड डिमांड के हिसाब से प्रॉपर फ्लो के साथ हमने लिखा, 50 मार्क्स 40 मार्क्स इंप्रूव करना पूरे 500 मार्क्स के पेपर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो हो सकता है बहुत ईजीली। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई सारी आंसर राइटिंग के अप्रोच से संबंधित, अप्रोच से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारी ये है। आई होप कि इनमें से कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो अगेन आप कमेंट में मेंशन कर दो और बता दो कि कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द प्रैक्टिस। अब सबसे लास्ट एस्पेक्ट जो आता है प्रैक्टिस रिलेटेड एस्पेक्ट, कि प्रैक्टिस को लेके भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके वजह से मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं, पढ़ा सब कुछ किया, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल करना मुश्किल हो रहा है। एग्ज़ाम के उस प्रेशर में बहुत सी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी वो मुझे याद नहीं आ रही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें फिट होगी और उतना ही नेचुरली आप चीज़ों को लिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। देखो, सब कुछ पढ़ना, सब कुछ करना और एग्ज़ाम हॉल में जाके भूल जाना, फिर ये तो गलत है, इससे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा, आप उसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आपको एग्जाम हॉल में ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को आती है, बट ये बहुत इजीली सॉल्व की जा सकती है। बस आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट चैलेंज इज डिसीजन मेकिंग। पेपर अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते ही आपको आंसर राइटिंग और पेपर अटेम्प्ट का जो अप्रोच है वो फिक्स आउट करना होता है। वो बाद में ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट फिक्स नहीं हो सकता, आपको पहले से ये फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, PSR में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। पेपर 2 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। अभी हमारे पास 2 पेपर के 4 सेक्शन है। ये 4 सेक्शंस में से इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम थोड़ा जनरली देखें
तो पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन पेपर 1 का सेक्शन बी और पेपर 2 का सेक्शन ए ये कहीं ना कहीं एक निग्लेक्टेड एरिया है। इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, इफ आई एम राइटिंग अ मेंस, I would probably focus more upon section B of paper 1. That is, I think, one of the very prominent and scoring area. And और important चीज़ मैं बताता हूँ, जो सबसे बड़ी फाइट चल रही है आज के तारीख में कंटेंट डिफरेंशिएशन की। हम कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सभी लोग पॉलिटिकल थ्योरी के ही बारे में लिख रहे हैं, और बिकॉज कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एक कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, जबकि आईजीपी एक डायनामिक सब्जेक्ट है। आईजीपी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, मतलब आईजीपी में करंट अफेयर्स की चीज़ें लिखने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल थ्योरी। और आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉलिटिकल साइंस अप्लाइड डिसिप्लिन, यूपीएससी wants this creativity, UPSC appreciate the innovative things, UPSC appreciate different and fresh content with fresh approach and contemporary examples, interlinkages, ये सब चीज़ें यूपीएससी अप्रिशिएट करती है, और इन सब का स्कोप आईजीपी में मेरे हिसाब से ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ इसलिए अभी तुरंत आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग अ सेकंड थॉट, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गिव अ सेकंड थॉट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। आईजीपी में जो अगर मैं अच्छे एरियाज की बात करूँ, पार्टी सिस्टम है, सोशल मूवमेंट्स है, फेडरलिज्म है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, इस तरीके की जो चीज़ें, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब चीज़ें हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, फिर जुडिशरी और फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब में इतने सारी करंट डेवलपमेंट्स है और उन सब के लिए आपको डिफरेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स हमको तो न्यूज़ से भी मिल जाती है, बस एक एग्जाम्पल को हमें लिखना होता है, ये नहीं कि उसके लिए हमें कुछ अलग करंट अफेयर्स करना है। वैसे भी सारे साल भर के जो करंट अफेयर्स है उनका हम डेडिकेटेडली वीडियोस इसमें अपलोड करने वाले हैं, PSRQB प्लस में आपको मिलेंगे। बट अपार्ट ऑफ दैट ऑल्सो करंट एग्जाम्पल, जैसे रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है जो हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से कोट कर सकते। लेजिस्लेचर्स के बारे में जो डेटा है स्टैटिस्टिक्स से, इलेक्शन रिलेटेड डाटा स्टैटिस्टिक्स से, वोटिंग बिहेवियर को लेके है, सोशल मूवमेंट्स अभी बहुत सारी चल रही है, इन सब चीज़ों को लेके करंट में इतनी चीज़ें हैं लिखने के लिए कि हमारा सारा कंटेंट डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर ईजिली हो सकता है। और उसी के साथ साथ इट विल बी वेरी ईजी टू इम्प्रेस द इवेल्युएटर कि हमने इतनी सारी करंट चीज़ें लिखी है, तो उसको ये हम बता सकते हैं कि भाई देख, मैंने पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। मैं एक पॉलिटिकल साइंस का अच्छा स्टूडेंट हूँ जो पॉलिटिकल थ्योरीज को समझ के उसको रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड सिनारियो में इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये चीज़ दिखाने का एक स्कोप जो है वो आईजीपी में मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहां पर एक होता है कि मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चन होते हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, 2C। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा पहला क्वेश्चन मैंने देख लिया, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। बाद में मुझे जब सेकंड क्वेश्चन पर जंप करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरा सेकंड क्वेश्चन में मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, सेकंड क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा है इसके ऊपर मेरे पास इनफ कंटेंट नहीं है, और वहाँ पर हम फंस जाते हैं। इसीलिए अप्रोच जो होना चाहिए अटेम्प्ट करते वक्त, पहले आप वो क्वेश्चन देख लो, पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि पहले आईजीपी के आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या आपको पॉलिटिकल थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको आईजीपी के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपने सोचा है तो फिर आप उसको स्ट्रेंथन करो ज़्यादा, और आप उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से करो, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। देखो, टाइम लिमिट होने की वजह से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, सो दैट आप पहले से ये प्लान करके रखो कि आपको कौन से सेक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल आप हो और कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आईजीपी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले आप एक बार ये देख लो कि क्वेश्चन 2A में, क्वेश्चन 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, क्या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 में से तीनों क्वेश्चंस मुझे कंफर्टेबली आ रहे हैं। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन में मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है तो यू गो फॉर द अदर क्वेश्चन। कोई दूसरा क्वेश्चन देखो जिसके सारे सब क्वेश्चन के ऊपर आपके पास अच्छा कंटेंट है। ये वाली जो गड़बड़ है ये काफ़ी लोग एग्जैक्टली मेंस के दिन करके आते हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मतलब लिटरली 10-15 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो ऑन द स्पॉट क्रिएट हो जाता है ये गड़बड़ की वजह से। इस वजह से ये वाली गड़बड़ आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपने पहले कभी मेंस नहीं दिया है तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, और आप में से जिन्होंने भी पहले मेंस दिया होगा उनमें से किसी ने तो ये गड़बड़ की होगी, कमेंट में बताओ ये की थी और इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी या नहीं हुई थी।
ठीक है, तो आगे हमें ये गड़बड़ नहीं करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट और एक मेजर चैलेंज जो नॉर्मली जो बिगिनर्स है और जिनकी थोड़ी ठीक ठाक प्रिपरेशन हुई है उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, सभी के साथ नहीं होती, ऑलमोस्ट जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हुई है, जिन लोगों ने 2-3 मेंस दी है, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके साथ ये प्रॉब्लम लगभग ज़्यादा होती है। ब्रीच ऑफ वर्ड लिमिट। प्रॉब्लम ये होता है कि बिकॉज कि हमको जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन की डिमांड को तो नहीं समझते, लेकिन टॉपिक के ऊपर तो हमारे पास कंटेंट बहुत सारा होता है, तो वी गो ऑन राइटिंग एंड वी एंड अप राइटिंग इंस्टेड ऑफ 150 वर्ड्स वी राइट 200-300 वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ 250 वर्ड्स वी राइट 300 और 350 वर्ड्स। मतलब जितने वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा ही लिख लेते हैं। इससे प्रॉब्लम दो होते हैं, एक तो ब्रीच ऑफ वर्ड लिमिट की वजह से पेनल्टी आती है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि इसके चक्कर में हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एक ही आंसर लिखने में, और उस वजह से हम अदर आंसर्स में जो टाइम देने वाले थे वो उतना इफेक्टिवली दे नहीं पाते। सेकंड प्रॉब्लम। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ने वाले को ना बहुत खराब इंप्रेशन जाता है, पढ़ने वाले के ऊपर ये खराब इंप्रेशन चला जाता है कि ये तो कुछ भी लिख रहा है, और इट साउंड्स वेरी बोरिंग फॉर द रीडर टू रीड समथिंग। एक तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशन, वही रटी रटाई बातें, बोरिंग फील होता है। इस वजह से हमें टू द पॉइंट लिखना है, ब्रीच ऑफ वर्ड लिमिट नहीं करनी है। तो ब्रीच ऑफ वर्ड लिमिट को अवॉइड करने के लिए टू द पॉइंट लिखने का अप्रोच आप डेवलप कर लो। जो भी लिखो, जब भी लिखो, डायरेक्टली टॉपिक को हिट करो और टू द पॉइंट, मतलब क्वेश्चन बार बार देखते रहो, क्वेश्चन को बार बार रिविजिट करते रहो, देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है तो मेरा कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो रिलेटेड है इसके साथ, तो उतना ही लिखो जितना काम का है। अननेसेसरी चीज़ें उस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो। ये प्रैक्टिस से आएगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है वो ये है कि हम टाइम पर फिनिश नहीं कर पाते हैं पेपर। देखो, आपने अगर सही से प्रैक्टिस नहीं की है, स्पीड बहुत मैटर करता है। 3 आवर्स में वो सारा पेपर अटेम्प्ट करना, आस्क मी हाउ डिफिकल्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और बिकॉज कि हम उसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं करते तो उस वजह से पेपर के दौरान उसको टाइम में ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, और फिर सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम इतना फास्ट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, और फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, अपने आंसर्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इस वजह से टाइम बाउंड मैनर में फिनिश तो करना है ही, लेकिन क्वालिटी के साथ उसको फिनिश करना है, ये जरूरी है। सिर्फ पेपर फिनिश करने से अच्छा स्कोर नहीं आता, और बस थोड़े बहुत आंसर लिखे लेकिन क्वालिटी लिखे ये भी बोलने से मज़ा नहीं आता। क्वालिटी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट एनी क्वालिटेटिव थिंग शुड बी डिलीवर्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर, देन ओनली इट बिकम्स क्वालिटी। देखो, अगर 3 आवर्स के जगह आपको 10 आवर्स मिल गए तो आप डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी के आंसर्स लिखोगे, लेकिन वही तो चैलेंज है ना कि गिवन टाइम बाउंड मैनर में वही क्वालिटी को अगर हमें लिखना है तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से ब्रीज होगी, ये होगी प्रैक्टिस से। अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो टाइम बाउंड मैनर में क्वालिटी आंसर्स लिखना पॉसिबल होगा। इसलिए प्रैक्टिस आप अच्छे से करो। इस बार के मेंस में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन काश मैं थोड़ी प्रैक्टिस करता तो मैं पेपर को टाइम बाउंड मैनर में क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पाता। ये वाली बात हमें पेपर के बाद डिस्कस नहीं करनी है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है पहले से ही। और एक इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आता है कि जो काफ़ी लोगों ने फेस किया है कि मैं सब जानता हूँ, मेरे पास कंटेंट है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आता टाइम पर, या मुझे कैसे उसको प्रोड्यूस करना है ये नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं लगभग अदर एस्पेक्ट्स में डिस्कस की है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है प्रैक्टिस रिलेटेड, इनफ नंबर ऑफ मॉक्स की प्रैक्टिस ना करना। देखो, इनफ नंबर ऑफ टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आप, ये बिल्कुल ये एक अप्रोच होता है। इवन मैं बिगिनर्स को भी बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप ये मत सोचो कि पहले तो 3 महीने में तो पूरा पढ़ूंगा उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग चालू करूँगा। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट वे। आपको कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिए, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और अप्रोच ये एक ऐसी चीज़ है, ये कंटेंट होने से नहीं होता है। कंटेंट आपके पास है तो आपको अप्रोच आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपका एक अलग जर्नी होता है। पढ़ने के लिए, कंटेंट को पूरा पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए एक जर्नी होता है, एक टाइम लगता है। 2, 4, 5 महीनों का जो भी टाइम लगता है, एक बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम उसको लगता ही है। लेकिन उसके साथ साथ आंसर राइटिंग का अप्रोच डेवलप करने के लिए भी एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस थ्रू आउट द स्पैन ऑफ टाइम करनी पड़ती है, तब चल के होता है। मान लो आपने आज मॉक टेस्ट दिया, आपने आज मॉक टेस्ट देने के बाद आपको जो भी फीडबैक मिला,
पहले बात तो मॉक टेस्ट देते वक्त आपको पहला ये चैलेंज समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ में आती, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे हैं, मेरा पेपर टाइम पर कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, या वर्ड लिमिट ब्रीच हो रही है, या फिर ये पर्टिकुलर एरिया है, ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये आपने आज मॉक देने के बाद अब आज आपको प्रॉब्लम समझे है, तो इसके ऊपर आप कल परसों से वर्क करना चालू करोगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मॉक में ये वाले प्रॉब्लम शायद थोड़े से कम नजर आएंगे, या इसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगे, अगले बार आपको अलग प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। तो ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए ताकि एक एग्जाम आने तक के टाइम लिमिट में आप जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अर्लीस्ट आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क करने के लिए आपको एक इनफ टाइम मिले, अच्छे फीडबैक मिले, और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करते करते एक टाइम तक आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। व्हाट इफ अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, सारी प्रिपरेशन हो गई, एग्जाम के 10 दिन पहले आपने एक मॉक टेस्ट दिया और आपको पता चला कि भाई साहब ये तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मेरा तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, इतना प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा, मैं तो कुछ भी लिख के जा रहा हूँ, मुझे तो प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम के 10 दिन पहले अगर पता चलेगा तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम उसको एक टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले मुझे प्रॉब्लम हो गया तो वहां पर मैं भी खुद आके या कोई भी आके आपको 10 दिन में वो प्रॉब्लम फिक्स करके नहीं देगा। प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस, इट हैज़ टू बी डन विद द टाइम। एक टाइम के साथ वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो सकता है। इसीलिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो स्टार्टिंग से ही, उसको लास्ट में मत रखो। ये मत सोचो कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। सारी चीज़ें, एवरीथिंग हैज़ टू गो साइमल्टेनियसली। एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ रोकने में कोई सेंस नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, अब और ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा। दीज आर ऑल द पॉसिबल रीजंस विच आई फील फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माई एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन विच आई हैव गैदर्ड by discussing with many of the different aspects and different aspirants. So out of all these reasons, what are your reasons? You have to identify first. आपको एक बार आपके रीजंस समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैं हूँ ही आपको हेल्प करूँगा। टाइम टू टाइम मैं वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करके देगा। मैं भी आपके प्रॉब्लम्स को खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। आपको पहले ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना होगा कि क्या रीज़न से, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर शायद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। कोई और फैकल्टी, कोई और मेंटर शायद उसके ऊपर एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन प्रॉब्लम्स आप जितना ज़्यादा अच्छे से खुद समझोगे उतना इफेक्टिव तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी की और भी चीज़ें हम थ्रू आउट दी मेंस के स्पैन में डिस्कस करते रहेंगे। मैं हूं आपके साथ, आप बढ़िया से मेहनत करो। इस बार PSR 300 पार करना ही है। और उसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि PSR QVP प्लस ये प्रोग्राम सारथी IAS पोर्टल पे हमने लॉन्च किया है। कल उसका ओरिएंटेशन सेशन है और परसों से उसके लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। जो सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए, ये सभी तरीके के चैलेंजेस उन 30 सेशंस में मैं डिस्कस करके उसको प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप sarthias.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आज ही आप उस प्रोग्राम को एनरोल करिए। थैंक यू वेरी मच।